एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज से हम जो है एमपीपीएससी के लिए एमपीजीके की क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत हर वो छोटी बड़ी बात समझेंगे जो एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखिए क्या होता है कि एमपीपीएससी का जो प्रीलिम्स है उसमें 30 से 40% जो वेटेज होता है एमपीजीके का होता है। तो एमपीजीके को आप अवॉइड करके सोचो कि एमपीपीसीएस निकाल लो तो पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एमपीपीएससी नहीं, एमपी में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं बिना एमपीजीके की पूरी तैयारी किए बिना, उसकी समझ विकसित किए बिना आप एमपी की कोई भी परीक्षा पास आउट नहीं कर सकते। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के जो है आज से हम शुरू कर रहे हैं एमपीजीके की जो है क्लासेस, या कह लीजिए पूरी सीरीज चलाएंगे। और अभी आपको पता होगा एमपीपीएससी 2025 का एग्ज़ाम 16 फरवरी 2025 को निर्धारित है। तो उसी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए जो है ये क्लास शुरू हो रही है। आज 24 नवंबर की रात है, आज से शुरू करेंगे और 16 फरवरी को एग्ज़ाम है। तो कोशिश करूँगा 5 या 10 फरवरी तक सारी क्लासेस जो है, सारे लेक्चर जो है ख़त्म हो जाए। तो चलिए शुरुआत करने से पहले आज जो है हम बेसिकली जो है एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जब तक सिलेबस नहीं पता होगा तब तक हम आगे चीज़ों कैसे डिस्कस करेंगे। मुझे पता है जितने लोग तैयारी करते हैं सब के पास सिलेबस तो होता ही है, हिंदी इंग्लिश होता है और होना भी चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार सिलेबस का डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कुछ चीज़ें मुझे पता हो आपको न पता हो, या हो सकता है कुछ चीज़ें आपको पता है मुझे न पता हो। तो डिस्कशन करने से क्या होता है कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे हम सब आ जाते हैं और लगता है कि हाँ भैया जो चीज़ मैंने समझी है वही एक्चुअलिटी में है। तो चलिए सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं और अगले लेक्चर से जो है एमपीपीएससी की जो है रेगुलर क्लास शुरू हो जाएगी। तो देखिए एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो होती है उसका सिलेबस क्या है। प्रारंभिक परीक्षा 2 चरणों में होती है, या कह लिए 2 पेपर होता है। पहला होता है जीएस का, पहला होता है जो जीएस का जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन, और दूसरा हमारा सीसैट का होता है सामान्य अभिरुचि परीक्षण, कह लीजिए हिंदी में कहते हैं सीसैट जिसे कहते हैं। जीएस वन में वही सारे आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, भारत का इतिहास, मध्य प्रदेश का इतिहास, भारत का भूगोल, मध्य प्रदेश का भूगोल, भारत की संस्कृति, मध्य प्रदेश की संस्कृति, यही सब जो इस पे सिलेबस पे है। तो इसी सिलेबस को आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके बाद एमपीजीके की जो है सारी जो है लेक्चर जो है सीरीज शुरू हो जाएगी अगले वीडियो से। तो देखिए सबसे पहले जो इसमें क्या है, जीएस में प्रीलिम्स का जो जीएस पेपर जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है उसमें सबसे पहला है भारत का इतिहास। सबसे पहला है क्या, भारत का इतिहास मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो देखिए सारे हैं। हाँ, प्रीलिम्स का जो जीएस वाला सेक्शन है वो 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है, 10 भागों में 100 क्वेश्चन आते हैं। तो लगभग सभी यूनिटों से लगभग बराबर क्वेश्चन आते हैं, एवरेज में 8, 10, 11 सबसे आते हैं। ठीक है, तो जीएस का जो सेक्शन है ये वाला ये 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है और एवरेज में हर किसी से 8 से लेकर 11 तक के जो है क्वेश्चन आते हैं, हर यूनिट से आते हैं। ठीक है, तो पहला ही है भारत का भूगोल, भारत का इतिहास। भारत के इतिहास का देखिए आप पढ़ेंगे तो 3 भागों में डिवाइडेड है भारत का इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन और आपका आधुनिक भारत का इतिहास। एमपीजीके जीके में जो क्वेश्चन पूछने की टेंडेंसी है वो मैक्सिमम क्या है, आधुनिक भारत के इतिहास से ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास को आप भुला देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो सिलेबस में है डिट्टो उसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सिलेबस में क्या है, इस वाले भारत के इतिहास के सिलेबस में क्या है, पहले तो प्राचीन जो परंपराएं थी भारत में, प्राचीन भारत में, उसको जो है जगह दी गई है, जैसे कि वेद, उपनिषद, ये सब के बारे में थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन जो है आपको लेना ही पड़ेगा कि वेद में कितने वेद होते हैं, कितनी ऋचाएँ हैं, कौन से कालखंड में कौन सी चीज़ें लिखी गई हैं, उस ज़माने के देवता कौन थे, ऋषि कौन थे, ये सब बातें जो है आप वेदों के बारे में ज़रूर आप पढ़ें। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, षट दर्शन, स्मृतियाँ, ये सब भी जो है पूरे डिटेल में नहीं जाना आपको, डिटेल से कभी नहीं पूछता, उनसे बारे में थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन जो है प्राचीन भारत के इतिहास से जरूर पूछा जाता है। सभा, समिति, गणतंत्र, ये सब जो है प्राचीन में है, और वो सब चीज़ें जो है आप पुस्तक से जो है छाट के जो है अच्छे से पढ़ लेना, ये सब चीज़ें जो है यहाँ से आती है। उसके बाद बात करें प्राचीन इतिहास तो लगभग हो गया, यही सब आता है प्राचीन भारत के इतिहास से। प्राचीन भारत का इतिहास जो है उसमें लगभग यही सब चीज़ें कवर्ड है जो मैंने अभी आपको बताई है,
यही सब चीज़ आप थोड़ा सा डीप में जाके अच्छे से समराइज कर लेना, इससे ज़्यादा जो है आपको MPPSC वहाँ से क्वेश्चन नहीं उठाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा, मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है, देखिए एक तरीके से मुसलमान इतिहास है, मुगलों का इतिहास है, इस्लामिक जो आक्रांता भारत में शासन कर बैठे हैं उनके बारे में जो है मध्यकालीन इतिहास में रखा गया हुआ है। बेसिकली उनके बारे में आपको पढ़ना क्या है, उनकी प्रमुख विशेषताओं को पढ़ना है, कौन कौन सी मेजर घटनाएं थी उस मध्यकालीन में घटित हुई हैं, उनकी जो मुगल्स थे या उससे पहले जो दिल्ली सल्तनत वगैरह थी भारत में, उसकी प्रशासनिक सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, उसकी आर्थिक व्यवस्थाएं कैसी थी। ठीक है, उस समय जो है कैसे कैसे जो है चीज़ों को डील किया जाता था, उन सब चीज़ों को जो है प्राचीन भारत के इतिहास से आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक, अब प्राचीन भारत के इतिहास में आपको ये नहीं पढ़ना है कि कौन सा मुगल बादशाह जो है गिटार बजाता था या कौन सा वीणा बजाता था, ये सब डिटेल से नहीं जाना है। ये सब यूपी पीसीएस काम, वो ऐसे फालतू क्वेश्चन पहले पूछा करते थे। MPPSC ये सब फालतू क्वेश्चन नहीं पूछता है। मध्यकालीन भारत से, मध्यकालीन भारत में बेसिकली आपको मध्यकालीन भारत की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं को पढ़ना है, उनकी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसी कर रखी थी मुगलों ने, दिल्ली सल्तनत के टाइम में कैसी थी, उन सब के बारे में आपको थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया जो है मध्यकालीन। उसके बाद आगे चलते हैं, तो वही ब्रिटिशर आ जाते हैं भारत में। ब्रिटिशर आगे, ब्रिटिशर से लेकर 1947 तक जो भी ऐतिहासिक घटनाक्रम है मेजर, उसको आपको नोट डाउन करना है और उसको कंठस्थ भी करना है। कंठस्थ इन सेंस आप मेमोरी में रखना है, तभी जो है आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गई बात हमारी। उसके बाद कुछ 19वीं और 20वीं शताब्दी में समाज सुधारक काम हुए थे। समाज सुधारक आंदोलन हुए थे कुछ, राजा राम मोहन राय इत्यादि नाम आपने सुना होगा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ये सब आपने नाम सुना होगा। तो ये जितनी भी घटनाएं हैं, किसने कौन सी प्रथा शुरू की, किसने कौन सी प्रथा बंद करवा दी, किस व्यक्ति ने विधवा विवाह शुरू कराया और किसने जो है फलानी विवाह व्यवस्था जो गलत थी समाज के हिसाब से बंद करवा दिया, ये सब जो है मोमेंट समाज सुधार के लिए किए गए हैं भारत में, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। बेसिकली ये सब चीज़ें 19वीं और 20वीं शताब्दी में ही हुई है। MPPSC यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन उठाता है, आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद 1947 तक ये जो वाला सेक्शन बताया था, इसमें आपका ब्रिटिश आंदोलन वगैरह जो हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, ये आंदोलन वो आंदोलन, जितने भी गांधी जी ने इनिशिएट किए थे, इवन भगत सिंह या उससे पहले लोग लाला लाजपत राय वगैरह, उन सब पे आपको पैरी नज़र रखनी है, वो सारी इंसिडेंट्स पे। ठीक है, उसके बाद जो है स्वतंत्रता के पश्चात 1947 के बाद भारत का एकीकरण हुआ। सरदार पटेल जी के नेतृत्व में भारत का एकीकरण हुआ और पुनर्गठन भी हुए हैं। ठीक है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। भारत का एकीकरण कैसे हुआ, क्योंकि भारत में क्या था, उसमें बहुत से रजवाड़े थे, ब्रिटिश प्रांत थे, कमिश्नरीज थी, उन सबको मिला के आज जो अखंड भारत बना पड़ा है। ठीक है, उनका एकीकरण हुआ, पुनर्गठन भी हुआ, राज्यों को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जैसे मध्य प्रदेश है अपना, तो जब आज़ाद हुआ देश तो उसमें मध्य प्रदेश नाम का कोई जो है प्रदेश नहीं था, लेकिन 1956 में जो है ये हमारे लिए अस्तित्व में आया। 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग का बिल पास किया गया, उसके बाद जो है 1956 में अपना मध्य प्रदेश आया। वो कैसे आया वो सब MPG के में हम डिस्कस करेंगे, बहरहाल मैं ऐसे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, तो ये है आपका जो है बेसिकली भारत के इतिहास का खाका, जिसके तहत आपको पढ़ना है। आपको बुक्स कोई सी ले लो यार, बुक्स मार्केट में है, आधुनिक भारत की स्पेक्ट्रम है, अच्छी खासी बुक है, RS शर्मा साहब पढ़ा ही रहे हैं आपकी एंशिएंट के लिए, और मेडिवल के लिए सतीश चंद्र अच्छी किताब है, उसको आप प्रीफर करिए। तो ये 3 पुस्तकों के माध्यम से आपका सारा जो है हिस्ट्री इंडिया की, पुरानी वाली, बीच वाली और आधुनिक वाली, कवर्ड हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे प्राचीन भारत के इतिहास में आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। उसके बाद देखिए शुरुआत, दूसरा है, पहला सेक्शन तो ये हो गया, दूसरा है मध्य प्रदेश का इतिहास। अब आपको मध्य प्रदेश का इतिहास भी पढ़ना है, क्योंकि आप MPPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं। MPPSC में ही आप MP में ही आपका कहीं ना कहीं डिप्लॉयमेंट होगा,
कहीं आपकी नौकरी लगेगी मध्य प्रदेश की सीमाओं के तहत ही लगेगी, तो इस नाते आपको मध्य प्रदेश का जो है स्पेशली जो है इतिहास आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश का इतिहास नहीं पता रहेगा, वहाँ की पुरानी चीज़ें व्यवस्थाएं नहीं पता रहेंगी, तो हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी बड़ी पुअर लगे। इस नाते भारत के इतिहास के साथ साथ आपको मध्य प्रदेश का इतिहास भी पढ़ना है, जो कि एमपी जीके का पार्ट है। एमपी जीके का ये पार्ट है, ठीक है। इस वाली सीरीज जो मैं पढ़ाऊँगा एमपी जीके की, इसमें इस चीज़ को बहुत ही विस्तृत तरीके से कवर करूँगा। कोई सा भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। इसलिए एमपी जीके मैं जैसे पढ़ाऊँगा, आप हूबहू चीज़ों को जो है क्या कहते हैं नोट डाउन करना, अपनी बुक से पढ़ना। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ एमपी जीके के आपके कोई से क्वेश्चन जो है छूटेंगे नहीं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का इतिहास भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए इसके तहत आपको क्या पढ़ना है, मध्य प्रदेश में जो प्रमुख घटनाएं घटित हुई हैं, प्रमुख घटनाएं जो घटित हुई हैं हिस्टोरिकल, और जितने भी राजवंश हैं, उस ज़माने में राजवंश हुआ करते, चंदेली राजा, ये राजा, वो राजा, जो भी जितने भी राजवंश थे, जो है राजवंशों के बारे में जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में कौन कौन से राजा रहते थे, कैसी उनकी शासन प्रणाली थी, उनका मंत्री कौन हुआ करता था, अगर कोई मेजर है तो, ठीक है। उनके यहाँ कौन सी परंपरा थी, उन्होंने कहाँ आक्रमण किया, कब किसके साथ युद्ध हुआ, कहाँ विजय हुई, ये सब जो है मध्य प्रदेश के इतिहास के तहत आपको पढ़ना पड़ेगा। आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको सारा जो है एमपी जीके का क्लियर कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन में, जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो उसमें मध्य प्रदेश के लोगों का योगदान क्या था। मध्य प्रदेश जो आज भूमि है, आप देखिए गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक पूरी इतनी लंबी भूमि है, ऊपर जो है दिल्ली से कह लीजिए या फिर यूपी से नीचे महाराष्ट्र तक जो भूमि है, इसमें जो लोग आज उपस्थित थे या उस ज़माने में जो उपस्थित थे इस भू क्षेत्र में, उनका जो है भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान था, कितने लोग सम्मिलित थे, उनके बारे में जो है विशेष जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। कौन जो है सरदार पटेल के साथ, नेहरू के साथ, या फिर कह लीजिए गांधी जी के साथ, या फिर इवन जो भी फ्रीडम मूवमेंट था उनके साथ इन्वॉल्वमेंट थे उनकी, वो उन सब बातों को आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। इसके लिए आप निश्चिंत रहें, मेरी क्लासेस में सारी चीज़ें आपको जो है कवर कराई जाएंगी कि कौन सा नेता या कौन सा जो है उस ज़माने का क्रांतिकारी या फिर कह लीजिए स्वतंत्रता सेनानी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जो है सक्रिय था, वो सब चीज़ें जो है डिस्कस की जाएगी, ठीक है। ये हो गया। तीसरी इसमें बात है भाई मध्य प्रदेश में कि भाई प्रमुख कला, स्थापत्य कला, ठीक है, कलाओं के बारे में सीखना है। जैसे मध्य प्रदेश में दुनिया भर की कलाएँ हैं, कहीं इस प्रकार के किला बनाए गए हैं, कहीं इस प्रकार के बनाए हैं, कहीं यहाँ ऐसी पेंटिंग, कहीं कहीं कुछ ऐसी वैसी, मतलब अलग अलग प्रकार की जो पेंटिंग्स हैं, भवन है, उन सब के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए कोई एक्स राजा है मध्य प्रदेश से किसी टाइम में, तो उसने अपने ज़माने में कैसे कैसे भवन बनवाए, कैसे कैसे मंदिर निर्माण किए, कैसे कैसे सड़कें बनवाई। उसके बाद के कोई अगर राजा है तो उसने कैसे कैसे स्ट्रक्चर जो मध्य प्रदेश में बनवाए, इसे ही स्थापत्य कला और साहित्य इत्यादि नामों से जो है जाना जाता है, ठीक है। प्रमुख कला और स्थापत्य कला, तो इसके बारे में जो है आपको कलाओं के बारे में जो है भी पढ़ना पड़ेगा इसके तहत। उसके बाद मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, उनकी बोली, उनके तीज, उनके त्यौहार, उनकी पर्यटन स्थल, पुरातात्विक जो पर्यटन स्थल है, इन सब के बारे में जो है आपको डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको मध्य प्रदेश के इतिहास में प्रमुख जो है जनजातीय व्यक्तित्व, ठीक है, उस ज़माने में, इतिहास के ज़माने में जब मध्य प्रदेश का इतिहास चल रहा था पुराने ज़माने में, तो जनजातियों की तरफ से जो प्रमुख पर्सनालिटीज़ थी उनके बारे में जो आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे झारखंड की बात करें तो वहाँ भगवान बिरसा मुंडा हैं, उन्होंने किया था। ऐसे मध्य प्रदेश में कौन कौन है उसको जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मध्य प्रदेश का भूगोल, सॉरी इतिहास, बार बार मेरे मुंह से भूगोल निकल रहा है, बट आप इतिहास करिए। तो इंडिया जी के हो गया, सॉरी इंडिया का हिस्ट्री हो गया, ये होगी मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, ठीक। तो 2 सेक्शन ये हो गया। और इसके बाद देखिए आता है तीसरा, आता है भूगोल, भारत का भूगोल। उसको समझाता हूँ, पहले इसको मिटा लो अच्छे से, फिर जो है आपको मध्य प्रदेश के भूगोल से कैसे प्रश्न आते हैं वो बताता हूँ। बात करते हैं भारत के भूगोल की। इसमें जो है तीसरा जो टॉपिक है वह है भारत का भूगोल। आपके लिए बता दो इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा देते हुए सिर्फ भारत का भूगोल पढ़ना है,
मतलब विश्व का भूगोल नहीं पढ़ना है। विश्व के भूगोल से प्रश्न नहीं होते हैं। हो सकता है एक आध दो रख दे भौतिक भूगोल से विश्व का जो भौतिक भूगोल है उससे हो सकता है प्रश्न रख दे, लेकिन आपको जो है विश्व के भूगोल के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ भारत के भूगोल के बारे में पढ़ना है। भारत के भूगोल में बेसिकली क्या होता है, कौन कौन सा पर्वत कहाँ स्थित है, पहाड़ियाँ कहाँ हैं, पठार कहाँ हैं, नदियाँ कहाँ हैं, झीलें कहाँ हैं। ये भूगोल का जो है कोर जो है क्षेत्र है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ठीक है, कौन सा पहाड़ कहाँ से है, हिमालय के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। साउथ की जो रेंजेस हैं, ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है, ठीक है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। बेसिकली मध्य प्रदेश में इतने पहाड़ हैं, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा हो गया अपना। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को जो है आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जो चीज़ पहाड़ भारत में है, सॉरी जो मध्य प्रदेश में है, वो तो मध्य प्रदेश जीके के तहत कवर हो जाएंगे, मध्य प्रदेश के भूगोल के तहत कवर हो जाएंगे। बट उसके बियॉन्ड जो है, जो भारत में है, उसको जो है आपको भारत के भूगोल के तहत आपको पढ़ना पड़ेगा। बेसिकली पर्वत, पहाड़ियाँ, झील, मैदान, पठार, इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन, वन, खनिज, कौन सा वन, किस प्रकार का वन कहाँ पाया जाता है, कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है, कौन से जल संसाधन कहाँ पे स्थित हैं। ठीक है, इन सब के बारे में आपको जो है भारत की भूगोल के तहत आपको बेसिकली पढ़ना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद आती बात भाई, अब देखिए पीएचडी टाइम में जो है क्या कहते हैं, ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत क्या हैं भारत में। ऊर्जा की पारंपरिक स्रोत मतलब जैसे कोयला हो गया, एक पारंपरिक स्रोत है। ठीक है, कि परंपरा में चला आ रहा है, कोयला निकालो, भट्टी में डालो, जलाओ, खाना पकाओ, गैस चलाओ, बिजली बनाओ, ठीक है, चलता रहा है। गैर परंपरागत स्रोत वो होते हैं जो मतलब शुरू से नहीं थे, बाद में उसे इन्वेंट किया गया, खोजा गया, जैसे पवन चक्की। ठीक है, उसके बाद ज्वार भाटा के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है, ये सब जो है गैर परंपरागत स्रोत हैं ऊर्जा के। ये कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड, कहाँ कहाँ कौन सी यूनिट लगी है, कहाँ इनका संकेंद्रण ज़्यादा है, मैक्सिमम मतलब कहाँ लगाई गई हैं, ये सब चीज़ें आपको भारत के भूगोल के तहत भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद भारत में किस एरिया में चक्रवात ज़्यादा आते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं चक्रवात आने के। जैसे हमारा पूर्वी जो तट है भारत का, वहाँ पे चक्रवात ज़्यादा आता है। बेसिकली उड़ीसा प्रभावित ज़्यादा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये वाला जो सेक्शन है पूर्वी तट भारत का, ये ज़्यादा प्रभावित रहता है। तो यहाँ पे क्या कारण हो सकते हैं चक्रवात आने के, उन सब चीज़ों पे जो है आपको चर्चा करना पड़ेगा। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या कारण हैं, कौन से स्टेट में कितनी जनसंख्या बढ़ रही है, उसके फैक्टर्स क्या क्या है, मतलब से लॉस क्या है, इन सब के बारे में जो आपको करना पड़ेगा। ठीक, उसका ग्रामीण नगरीय घनत्व, ग्रामीण नगरीय घनत्व एक प्रकार से ये मानव भूगोल का जो है पार्ट है। मानव भूगोल, आपको बेसिकली इंडिया का भौतिक भूगोल पढ़ना है, सामाजिक भूगोल पढ़ना है यानी मानव भूगोल, और दूसरा आर्थिक भूगोल। तीन खंडों को आपको कवर करना है। भौतिक भूगोल के तहत वही नदी, पहाड़, पर्वत, नदियाँ, ये सब चीज़ पढ़ना है। मानव भूगोल के तहत मानव कहाँ पलायन कर जाता है, उसकी जनसंख्या वृद्धि दर कैसे होती है, घनत्व कितना है, कौन कहाँ रहता है, पाए जाते हैं, कौन सी जनजातियाँ कहाँ रहती हैं, इन सब के बारे में जो कि आपको मानव भूगोल के तहत पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कैसे बेसिकली आपको जो है भूगोल के तहत, भारत के भूगोल के तहत आपको यही पढ़ना पड़ेगा। इससे बियॉन्ड जो है कुछ भी एमपीपीएससी नहीं पूछता है। ठीक, उसके बाद देखिए चौथा है इसमें सेक्शन मध्य प्रदेश का भूगोल। मध्य प्रदेश का भूगोल, इसके तहत भी लगभग आपको चीज़ें वही पढ़नी पड़ेगी जो आपको भारत के भूगोल के तहत पढ़ना पड़ेगा। अंतर इतना है कि भारत के भूगोल में पूरे भारत को पढ़ोगे, और मध्य प्रदेश के संदर्भ में आप सिर्फ मध्य प्रदेश के भूगोल को पढ़ोगे, जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आता है वही आप पढ़ोगे। ठीक है, जैसे बेसिकली मध्य प्रदेश भूगोल में ये MPGK का पार्ट है, इसको हम अच्छे से कवर करेंगे इसी वाले वीडियो सीरीज में। ठीक, तो मध्य प्रदेश का भूगोल देखिए, इसमें क्या होता है, वही कौन सी नदी कहाँ उपस्थित से निकली है, कहाँ जाके टर्मिनेट हो रही है, कौन कौन सी नदियाँ किसमें मिल रही हैं, कहाँ कौन सा बांध बना है, कहाँ कौन सा सागर है, नदियों और नदियों का मायका है अपना मध्य प्रदेश, पहाड़ कौन सा है, कौन सी पहाड़ी काटती हुई नदी निकली है, झील कौन कौन सी है, कौन कौन सी योजनाएं चल रही, कौन कौन से आदिवासी लोग कहाँ रहते हैं, कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम है मध्य प्रदेश में,
एयरपोर्ट कितने हैं, रेलवे स्टेशन कितने हैं, कितने जोन हैं, ये सब बातें जो है एमपी ज्योग्राफी के तहत आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसको मैं आपको अच्छे से ब्रीफ में जो है आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आता है पाँचवा आता है भाई भारत एवं एमपी की संवैधानिक व्यवस्था। ठीक है, संवैधानिक व्यवस्था एक तरीके से मान लीजिए पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी और एमपी पॉलिटी। पॉलिटी मतलब राज्य व्यवस्था, इस चीज़ को आपको समझना है। तो देखिए लक्ष्मीकांत की किताब है, पुस्तक है, बहुत अच्छी है, आप उसको पढ़ लीजिए, आपका पूरा का पूरा ये वाला सेक्शन कवर्ड हो जाएगा। और ये जो एमपी की संवैधानिक व्यवस्था है, तो जब आप एमपी जी के पढ़ते हैं तो जो राज्य सरकार के बारे में पढ़ते हैं, स्टेट के बारे में, तो उसको जो है एमपी के संदर्भ में पढ़ना शुरू कर दीजिए। जैसे राज्य वाले सेक्शन होता है भाई, राज्य का मुखिया राज्यपाल होगा, तो आपको ये भी ध्यान रखना कि अपने मध्य प्रदेश का मुखिया कौन है। राज्यपाल है तो राज्यपाल का नाम क्या है, कौन से नंबर के राज्यपाल हैं, ठीक है, इनका अपॉइंटमेंट कब हुआ था, ये सब चीज़ जो है आपको मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़नी है। ठीक है, मौलिक अधिकारों को आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट से हमेशा प्रश्न आते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना, कभी भी कहीं भी रहना, बट एक चीज़ ध्यान रखना कि मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जो है आप अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, अगला है भाई इसी में छठा, भारत एवं एमपी की अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी एंड एमपी इकोनॉमिक। बेसिकली आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है इकोनॉमी का, जो कि आप रमेश सिंह की पुस्तक लेके आप समझ सकते हैं। उसके बाद जब आप कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो उसको अरे यार ये तो हंसी आ रही बार बार। जब आप कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो उसको जो है मध्य प्रदेश के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में चीज़ों को अप्लाई कर देना। और जो भी डेटा रहेगा, वृद्धि दर कितनी है, रेपो रेट कितना है, अभी मध्य प्रदेश सरकार ने जो है आर्थिक सर्वेक्षण कराया, उसमें क्या क्या चीज़ें निकल के आई, उसको आपको अच्छे से डिटेल करना है। उसके बाद हाँ, कितना कौन से सेक्टर से रेवेन्यू आया, कितना कौन सेक्टर को जो है हमने रेवेन्यू दिया, बजट कैसे प्रिपेयर होता है, कहाँ पास होता है, कौन इसे लोकसभा या राज्यसभा की पटल पे रखता है, और या फिर राज्य के संदर्भ में कौन इसे विधानसभा में रखता है, कैसे सब चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें आपको इसके तहत पढ़ना है। ठीक, इसको मैं पढ़ाऊँगा अच्छे से। उसके बाद भाई अगला है बहुत इम्पोर्टेंट, सातवां, विज्ञान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूरे 10-11 प्रश्न हमेशा इससे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10-11-12 प्रश्न हमेशा जो है इससे बने रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। विज्ञान मतलब देखिए 3 शाखाएं हैं विज्ञान की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, आपको किताब आती है सामान्य विज्ञान की, लूसेंट पब्लिकेशन की, वो किताब आपके रामबाण होगी विज्ञान वाले सेक्शन को कवर करने के लिए। उससे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों कवर हो जाएगा। उसके बाद जो है आता है आपका पर्यावरण। पर्यावरण बड़ा ही प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत ईजी है, बहुत प्यारा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप कोई भी लोकल मार्केट में जाके पुस्तक ले लीजिए पर्यावरण की, कोई ऑथेंटिक बुक लीजिएगा, ऐसे कोई लाला टाइप बुक मत लेना, और पर्यावरण को आप अच्छे से समझ लो। एक बार कॉन्सेप्ट बना, सारे प्रश्न आप अपने से कर लोगे। ठीक है, उसके स्वास्थ्य संबंधी, स्वास्थ्य में भाई कौन से विटामिन से कौन सा लाभ होता है, कौन सी बीमारी आजकल मार्केट में ज़्यादा चल रही है, उसके लिए क्या रोकथाम करनी चाहिए, आंखों में इन्फेक्शन आ रहा है, ये वाला रोग हो रहा है। तो जो करंट डेटा है स्वास्थ्य संबंधित, जो करंट डेटा चल रहा है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री जो है हमेशा सीट निकालती रहती है अपनी वेबसाइट पे, उसको पढ़िए, आपका कल्याण हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, उसके बाद भाई 8वां है करंट अफेयर। ये हमेशा जो है वैरी करने वाला डेटा है। करंट अफेयर आपको तीनों संदर्भ में पढ़ना पड़ेगा, आपको इंडिया के संदर्भ में पढ़ना पड़ेगा, विश्व के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश का। पढ़ने का एक ही तरीका है, कोई सी मैगजीन लीजिए, मंथली मैगजीन, और उसको जो है हमेशा रिव्यू करते रहिए, और न्यूज़पेपर पढ़ना कभी मत भूलिए। इसके लिए मैं आपको करंट अफेयर के लिए कोई क्लास नहीं चलाऊँगा, पहले ही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इतना वाइड सिलेबस है एमपी जीके का, बाकी सब्जेक्ट का, उनको कवर करने में टाइम चला जाएगा। तो करंट अफेयर जो है आप लोग अपने से प्रिपेयर कर लेना। उसके लिए जो है
कोई स्पेशल क्लास हम नहीं चलाएंगे। उसके बाद है भाई सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आज के टाइम में देखिए कम्युनिकेशन का ही तो ज़माना है, हम आप मोबाइल के थ्रू या फिर कह लीजिए इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं। इन्हीं सब के बारे में जो है डिटेल से डिस्कशन होगा, पूछा जाएगा कौन कौन सी टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है मोबाइल्स काम करते हैं, इंटरनेट काम करता है, कंप्यूटर्स काम करते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस कौन कौन सी होती, कौन इनपुट डिवाइसेस होती, कौन आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, सॉफ्टवेयर कौन कौन सा होता है, मालवेयर कौन सा होता है, ब्राउज़र क्या होता है, ये सब चीज़ें जो है इसके तहत जो है पूछा जाएगा। इसको जो है अच्छे से डिस्कस करेंगे। यह भी जो है MPGK के तहत पढ़ाया जाएगा आप सभी को, बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आखिरी है 10वां सेक्शन है इसमें, वह है मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। वह है मध्य प्रदेश की जनजातियाँ मतलब ट्राइब्स, ये कह लीजिए MP की STs, जनजाति मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इनके बारे में जो है ये भी MPGK का ही पार्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं अगर आप मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में जानते ही नहीं हैं और आपकी कहीं पोस्टिंग ऐसे इलाके में हो गई, ऐसे क्षेत्र में हो गई जहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग ज़्यादा रहते हैं, तब आप उनसे कैसे बिहेव करोगे, कैसे उनके कल्चर को आप संरक्षित करोगे, कैसे उनकी भाषा को संरक्षित करोगे, कैसे उनके हितों पे काम करोगे। तो आपको जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके तहत आपका लोक संस्कृति कैसी होती है, इनकी लोक साहित्य क्या था पहले, आज क्या है, ठीक है, ये सब जो है आपको इसके तहत पढ़ना पड़ेगा। उनकी भाषा, बोली, रहन सहन, खान पीन, विवाह कैसे होता है, बच्चे कैसे नामकरण होता है, ये सब चीज़ जो है आपको इसके तहत पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। देखिए MPGK का मैंने प्रीलिम्स का सिलेबस पूरा डिस्कस कर दिया। अब ये तो था मतलब इंट्रोडक्शन वीडियो, तो मैंने इसे सिलेबस डिस्कस किया। अगला जो लेक्चर होगा वो सीधे सीधे MPGK से शुरू होगा और वहाँ शुरू होकर आखिरी तक जाएगा, यहाँ तक। इस वाले सिलेबस में जो मैंने डिस्कस किया, इसमें जितने भी टॉपिक MPGK के तहत आएंगे वो सारे कवर्ड किए जाएंगे। और जो टॉपिक MPGK के तहत नहीं है, जैसे मान लीजिए भारत का भूगोल, वो भी कवर्ड है हमारे चैनल पे, उसकी भी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको भी मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है भारत के भूगोल को। आप चाहें तो हमारे चैनल पे विजिट करके सब चीज़ों का जो है लाभ ले सकते हैं। सारे जो है यूट्यूब के सारे वीडियो जो है यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। बाकी अगले वीडियो मिलते हैं और शुरू करेंगे MPGK की सबसे नंबर 1 क्लास, जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा, कुछ भी जो है उसमें छूटेगा नहीं। डेटा मैं सब दूंगा, अच्छे से ब्रीफ करके दूंगा, अच्छे से पढ़ा के दूंगा। आप कितना कैच करते हैं, आप कितना अपने अंदर उसको समावेशित करते हैं, कितना उसको यूटिलाइज करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।